नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो पश्चिम बंगाल में भी इन भूतों का इलाज अब उत्तर प्रदेश की तरह किया जाना निश्चित है। जब इनका पुलिस एनकाउंटर होगा और इनके घरों पर बुलडोजर गरजेंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि गुंडागर्दी करने और अपराध करने का नतीजा क्या होता है। इनकी अब वहाँ पर सूची बन रही है। अब इनके हाथ जोड़कर लंगड़ाते हुए चलने के दिन आ गए ही समझो। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की लहर और चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री ममता की पार्टी तृणमूल के कार्यकर्ता भड़ास निकाल रहे हैं, जगह जगह हिंसा कर रहे हैं और लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं और यहाँ तक कि हत्या करने से भी बाज नहीं आ रहे। प्रदेश में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मध्यग्राम में सरेरा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने के बाद राजनीतिक हिंसा में अब तक 5-6 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 48 घंटों में ही 5 से 6 हत्याएं दर्ज की गई हैं। प्रदेश में हिंसा में हत्या, गोलीबारी और आग देने की खबरें हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में उत्तर 24 परगना, वीरभूमि और आसनसोल शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई को घोषित होने के बाद से चुनावोत्तर हिंसा की घटनाओं के संबंध में कुल 200 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 433 गिरफ्तारियां की गई हैं। 1100 लोगों को निवारक हिरासत में रखा गया है। ऐसी हिंसा से निपटने के लिए भाजपा को उत्तर प्रदेश का फार्मूला अपनाना होगा, जिसकी पार्टी अब घोषणा भी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में माफिया और बाहुबलियों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिन्होंने सालों तक हत्या, लूट, रंगदारी और जमीन पर कब्जे के दम पर अपना खौफ कायम रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको मिट्टी में मिला दिया। ऐसा खौफ पैदा किया कि अपराधी जमानत होने के बाद भी डर के मारे जेल से बाहर नहीं आते। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरह उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र, जो अब ममता को सहारा देने पहुंचे हैं, अखिलेश यादव, के मुख्यमंत्री कार्यकाल में माफिया बाहुबलियों को सिर आंखों पर बिठाने का काम किया गया। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के कार्यकाल में भी इन सरगनाओं को गले लगाया गया था। कुख्यात माफिया राजनेता रहे अतीक अहमद पर हत्या, अपहरण और जमीन कब्जाने के 100 से ज़्यादा मामले थे। वह समाजवादी पार्टी की टिकट पर फूलपुर से सांसद और 5 बार विधायक रहा। अंततः 15 अप्रैल 2023 को योगी सरकार के दौरान पुलिस हिरासत में पत्रकार के सामने अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गाजीपुर का रहने वाला मुख्तार अंसारी मऊ से मायावती की पार्टी बसपा की टिकट पर लगातार 5 बार विधायक रहा। उसके खिलाफ ठेकेदारी में हत्या, वसूली के 60 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। मार्च 2024 में बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आरोप लगाया गया कि योगी सरकार ने उसको जानबूझ के मरवाया है। हालांकि जांच में ये बात बेबुनियाद निकली। ब्रजेश सिंह पर यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में हत्या और रंगदारी के मामले दर्ज थे। 2016 में वह वाराणसी चंदौली भदोई से उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने 2010 में बसपा की टिकट पर चुनाव जीता था। उसने 2001 में मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए थे। सालों फरार रहने के बाद 2008 में वह गिरफ्तार हुआ। कानपुर के बिक्री कांड के बाद विकास दुबे का नाम देश भर में गूंजा। उसने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। उस पर दर्जनों हत्याएं, हत्या के प्रयास और जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले थे। अंततः 2020 में गिरफ्तारी के बाद उज्जैन से कानपुर लाते समय पुलिस के हिरासत से भागने के प्रयास के दौरान एनकाउंटर हुआ और वो
दुबई एनकाउंटर में मारा गया। पश्चिमी यूपी का माफिया बदन सिंह और बद्दो पर हत्या और वसूली के 40 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम है और वह अभी फरार है। कुख्यात माफिया और अपराधी मुन्ना बजरंगी, जो कि मुख्तार अंसारी का शूटर था, उसकी बागपत जेल में हत्या हो गई थी। 2017 के बाद से योगी सरकार ने इन माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति जब्त की, अब जो जैसा कि अब पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। और कई एनकाउंटर या जेल मौत के चलते इनका नेटवर्क लगभग खत्म हो चुका है। योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए लगभग 256 से अधिक कुख्यात अपराधी गैंगस्टर मुठभेड़ में मार गिराए हैं। इस अवधि में कुल 15,000 से अधिक पुलिस मुठभेड़ें हुई, जिनमें 30,000 से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और हजारों घायल हुए। अकेले साल 2025 में ही 48 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, जो योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में किसी एक वर्ष में सर्वाधिक हैं। पश्चिम बंगाल में भी भाजपा सुशासन के लिए इन माफियाओं और बाहुबलियों से उत्तर प्रदेश की तरह निपटेगी और इनको ठिकाने लगाने में पीछे नहीं हटेगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का लंबा इतिहास रहा है, जिसमें वामपंथी तृणमूल कांग्रेस और अब भाजपा के शासनकाल में भी चुनावी संबंधी संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। ममता के शासन के दौरान 2021 विधानसभा चुनाव में हिंसा के 10,000 मामले सामने आए थे। चुनाव परिणामों के बाद उस वक्त बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें 24 से अधिक लोगों की जान गई थी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 2023 पंचायत चुनाव में भारी हिंसा, बमबारी और हत्याएं हुई थी, जिसमें 45 से 55 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कई चरणों के बावजूद और केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद हिंसा और ईवीएम में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई, जबकि पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के दौरान शांति बनी रही, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो और चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, और ये पूरी जो कारस्तानी है, ये तृणमूल और ममता बनर्जी की देन है। पश्चिम बंगाल देश के विभाजन के बाद से हिंसा के लंबे दौर का गवाह रहा है। वर्ष 1998 में ममता बनर्जी की ओर से टीएमसी के गठन के बाद वर्चस्व की लड़ाई ने हिंसा का नया दौर शुरू किया। राज्य के विभिन्न इलाकों में जमीन अधिग्रहण समेत विभिन्न मुद्दों पर होने वाले आंदोलनों और माओवादियों की बढ़ती सक्रियता की वजह से भी हिंसा को बढ़ावा मिला। अब यह निश्चित है कि भाजपा की सरकार के बाद उत्तर प्रदेश की तरह इस खून खराबे वाले प्रदेश में भी अपराधियों की खैर नहीं है। दोस्तों, आप बताइए कि केंद्र सरकार ने, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को चेतावनी दी थी 10 साल पहले, और ये कहा था नक्सलियों से कि यदि वो आत्मसमर्पण करेंगे और देश की मुख्य धारा में शामिल होंगे तो उनका पुनर्वास किया जाएगा, और बाकायदा इसके लिए एक पैकेज की घोषणा की गई कि किस तरह उनका रोजगार किया जाएगा, किस तरह उन पर जो हिंसा के आरोप लगे हैं, किस तरह सरकार कोशिश करेगी कि उनके हिंसा के आरोपों को किसी भी तरह से अदालतों में जाकर उनको कम से कम सज़ा मिले और उनका परिवार का जो है वो पुनर्वास हो सके, उनके बच्चे, उनका परिवार मुख्य धारा में आ सके। और 5-6 राज्यों में जहाँ पर नक्सली थे, उसके बाद धीरे धीरे उनका खात्मा होना शुरू हुआ। जो विशेष बल है, सुरक्षा बल हैं, उन्होंने जब नहीं माने नक्सली तो उनका एनकाउंटर किया गया और लगातार गहन ऑपरेशन उनके खिलाफ चलाए गए। तो जब दोस्तों देश में नक्सलियों का सफाया हो सकता है, और आज की तारीख में पूरे देश में से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दल नक्सलियों के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं पालने पोसने में इनका भी हाथ रहा है। तो जब देश में पूरी तरह से नक्सलवाद खत्म हो चुका, पूरे देश में अब आतंकवाद नहीं के बराबर है, कश्मीर में पूरी तरह से लगभग शांति है, कांग्रेस के दौर में पूरे देश में जो आतंकवाद की जड़ें थी उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने उखाड़ फेंका, तो अब वो दिन दूर नहीं है कि अब पश्चिम बंगाल में नया सूरज उगेगा, वहाँ पर शांति और विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। और ये इबारत लिखने के लिए ज़रूरी है
ये जो अपराधी हैं इनका एनकाउंटर होगा और इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। बस अब भाजपा का बुलडोजर इनका इंतजार देख रहा है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।